हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं हूं अमरजीत। और आज आप मेरे साथ जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जन्म। ठीक, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है और मानव में जो जन्म की प्रक्रिया है वह कैसे संपन्न होती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके पहले हमने प्लांट्स रिप्रोडक्शन का टोटल स्टडी कर लिया है, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आज हम एनिमल्स में प्रवेश करेंगे और एनिमल्स में स्पेशली मनुष्य में जनन की प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि एक मानव अपनी जैसी संतानों को कैसे उत्पन्न करता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, तो मानव में जन्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जनन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी ही जैसी संतानों को उत्पन्न करता है, अर्थात किसी भी जीव जाति के द्वारा अपनी ही प्रजाति की संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, मानव में जनन क्या है कि मानव, आप जानते हैं कि एक बहुत ही पूर्ण विकसित प्राणी है जिसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। यानी इसमें जो है नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीवों पर पाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, अर्थात एक जीव पर एक ही प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं, या तो नर जनन अंग या तो मादा जनन अंग। ठीक, तो मनुष्य एक बहुविकसित प्राणी है जो प्राय एक लिंगी है और इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। स्पेशली जो मनुष्य है एक पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है, एक बच्चे देने वाला प्राणी है। इसको आप कह सकते हैं बेबी पैरस, या उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में जरायुज। तो मनुष्य कैसा है, जरायुज है, बेबी पैरस है, जो एक पूर्ण विकसित संतान को जन्म देता है एक बच्चे के रूप में। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है कि मनुष्य में स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन ही पाया जाता है। और लैंगिक जनन क्या है, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि दो विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन के फलस्वरूप संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो आज फिर आप जान लीजिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए स्पेशली किसी सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है, लैंगिक अंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा संतानों को उत्पन्न किया जाता है। तो मनुष्य की अगर आप स्पेशली लैंगिक अंगों की बात करें तो मनुष्य में लैंगिक अंग में कुछ प्राथमिक जनन अंग होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, कुछ द्वितीयक जनन अंग होते हैं और कुछ आपके सहायक जनन अंग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले, इसके पहले हमने प्लांट्स में भी पढ़ा है कि जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वह होती है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण। तो मानव में भी सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक निर्माण होगा। सेकंड जो प्रोसेस होगा वह क्या होगा, और निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज निर्माण होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, जाइगोट में डेवलपमेंट होता है और एक संतान का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो चाहे जिसमें भी लैंगिक अंग पाए जाए, अगर वह जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ विशेष प्रकार के अंगों की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम लैंगिक जनन अंग के नाम से जानते हैं। और अगर आप स्पेशली ह्यूमन बींग्स में बात करें तो लैंगिक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, नर जनन अंग को हम वृषा टेस्टिस बोलते हैं और मादा जनन अंग को हम ओवरी अंडाशय बोलते हैं। ठीक, अब मैंने सेकंड आपको प्रोसेस बताया कि इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक का निर्माण होता है।
तो गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको प्लांट्स रिप्रोडक्शन बताया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। ह्यूमन में जो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम ओजेनेसिस अर्थात अंडजनन के नाम से जानते हैं, जिसमें अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। तो गैमेट्स के रूप में अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गैमेट्स के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं? स्पर्म और ओवा यानी अंडाणु। ठीक, तो शुक्राणु और अंडाणु मनुष्य के युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि युग्मक जो है स्थानांतरण होते हैं, दूसरे के पास पहुंचते हैं। प्लांट्स में स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ जो है स्पर्म जो है गति करते हुए एक के पास पहुंचता है। जब दोनों दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन। नए युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉयड सेल का स्टेज का फॉर्मेशन होता है। वह जो डिप्लॉयड सेल स्टेज जाइगोट बनती है वह जो है डिवाइड्स होती है, क्लीवेज करता है। क्लीवेज होने के बाद वह एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया हम विस्तृत रूप से बताने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो इसके पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube पे जा करके स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी स्टडी को बहुत ही सरल बनाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, इनके सेक्स ऑर्गन भी वेल डेवलप होते हैं। तो हम जो है अलग अलग करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो स्पेशली आज हम जो जानेंगे वह है मानव जनन के अंतर्गत नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य में जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम क्या है? टेस्टिस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा यह जो फिगर बनाया गया है यह टोटल आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यह पूरा नर जनन तंत्र है, जिसमें कुछ अंग पाए गए हैं जो आपस में संयोजित होकर के पार्टिसिपेट करके जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और मिल करके मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो यह टोटल फिगर आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके बारे में हम स्पेशली इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये देखते हैं स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में आपने देखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में जो अंग पाए जाते हैं उनमें होता क्या क्या है? उनमें तो सबसे पहले क्या होता है? एक सैक्रोटम होता है, जिसको आप कहते हैं वृषण कोश। ठीक, सैक्रोटम जो है एक थैली आकार की संरचना होती है, जिसमें जो वृषण है, टेस्टिस है, वह बंद होता है और उसी के अंदर उसकी क्या होती है? सुरक्षा होती है। वृषण कोश जो है शरीर के बाहर लटकी हुई अवस्था में पाया जाता है, जिसके अंदर आप दोनों वृषण बिल्कुल सुरक्षित बने रहते हैं। और जो वृषण कोश आपका है, सैक्रोटम है, उस पे कई स्तर पाए जाते हैं जो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। गर्मियों में क्या होता है? जो टेस्टिस का सैक्रोटम है, जो वृषण कोश है, वह फैल जाता है, जिससे जो सैक्रोटम है वह नीचे की तरफ लटक जाता है। लेकिन ठंडियों के महीने में क्या होता है?
टेम्परेचर को बनाने के लिए जो सैक्रोटम है सिकुड़ करके एकदम से ऊपर चला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो टेस्टिस है उसका जो टेम्परेचर है वह बॉडी से लगभग 2 से 3 सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, जिसके कारण शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बैलेंस बनी होती है। ठीक, तो यह हो गया सैक्रोटम। एक सैक्रोटम होता है मनुष्य में और उसके अंदर जो आपके दोनों टेस्टिस हैं वो बंद होते हैं। सबसे बाहरी की लेयरिंग आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, यह एक टेस्टिस है या दूसरा टेस्टिस है। इसकी चारों तरफ जो लेयर लगी है वो आपका क्या है, सैक्रोटम है। ठीक, दूसरा है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, मनुष्य में मेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेन जो सेक्स ऑर्गन होता है ह्यूमन में, वह क्या होता है, टेस्टिस होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 1 पेयर होती है, यानी एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब 2, तो एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। तो इस तरह से मनुष्य में कुल कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है, मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक, तो टेस्टिस की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, 2, जिसके बारे में अभी हम आपको विस्तृत जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले एक बात देख लेते हैं ओरल। तो मनुष्य में टेस्टिस एक जोड़ी होता है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, जिसका मेन फंक्शन क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, नर युग्मक का निर्माण करना। दूसरा एपिडिडाइमिस, एक जोड़ी आधी वृषण। वृषण के ऊपर भी कुछ नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं, आधी वृषण कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यह आपका वृषण के ऊपर जो लगी हुई लेयरिंग है वो आपकी क्या है, आधी वृषण है, एपिडिडाइमिस है। ठीक, अब यहाँ आपका जो इधर दिख रहा है ये क्या है, एपिडिडाइमिस है, आधी वृषण है। तो एक इस पे होता है और एक इस पे होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, वासा डिफरेंस है, शुक्रवाहिनियां हैं जिनकी संख्या भी एक जोड़ी होती है। एक इस वृषण से लगा होता है और दूसरा इस वृषण से लगा होता है, एक राइट तरफ होता है और एक लेफ्ट साइड। इसके नीचे आप आएंगे तो मनुष्य में एक क्या पाया जाता है, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। यहाँ देख रहे हैं सीधी नलिका लगी है जिसका नाम क्या है, यूरेथ्रा है, जिसके द्वारा जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वह बाहर निकलता है और फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल गैमेट्स तक जाता है। पेनिस, यह जो संरचना पूरी दिख रही है या क्या है, मोटा सा जो दिख रहा है इतना पूरा, ये क्या है, पेनिस। ठीक, सिस्म जिसको कहते हैं, और इसके अंदर ही यूरेथ्रा पाया जाता है। और जो पेनिस है इसका मेन फंक्शंस होता है गैमेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करना। और इसके बाद जो है मनुष्य में कुछ सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको हम एक्सेसरी ग्लैंड से बोलते हैं, मुख्य सहायक ग्रंथियां। इनमें जो है मुख्य रूप से सेमिनल वेसिकल से होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हैं, और क्या होता है, काउपर्स ग्लैंड्स होती हैं, या उसको हम कहते हैं बार्थोल ग्लैंड्स। तो ये निम्नलिखित 3 प्रकार की ग्लैंड से होती हैं, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और काउपर्स ग्लैंड्स। ये मुख्य रूप से सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं जो मनुष्य में जनन के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो अगर आप इन सबको मिला दें, एक सिस्टम बना दें, तो क्या बन जाता है, यह आपका टोटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है। इसमें आप देख भी सकते हैं, यह आपका काउपर्स ग्लैंड्स है, यह आपका सेमिनल वेसिकल शुक्राशय है, यह आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। यहाँ आप देख रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स है, और यह आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यह आपका यूरेटर है जो मनुष्य में स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ से एक टेस्टिस इधर है, टेस्टिस इधर है, और इसमें लगी हुई शुक्रवाहिनियां हैं जो यहाँ से स्पर्म को ले जा करके सेमिनल वेसिकल शुक्राशय में इकट्ठा कर देती हैं। ठीक, तो यह जो टोटल संरचना बनी है यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, अर्थात नर में जननांग के रूप में इतने अंग पाए जाते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे स्पेशली इन सब के बारे में विस्तृत जानकारियाँ एक एक करके। तो ये सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस के बारे में। तो भी हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में,
जिसमें आपको बताया गया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। उसमें आपको बताया गया कि मेल में स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। तो अभी आप पढ़ने वाले हैं उसी टेस्टिस या वृषण के बारे में। तो यह क्या है, एक ह्यूमन टेस्टिस है और ऐसे ही मानव में दो टेस्टिस होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। दोनों क्या होते हैं, एक साइक्रोटम के अंदर बंद होते हैं। ठीक, साइक्रोटम क्या होता है, थैली आकार की संरचना होती है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस बंद होते हैं। तो यह एक टेस्टिस है और इसकी कंप्लीट संरचना है। तो आइए हम जानते हैं टेस्टिस के बारे में। तो इस टेस्टिस की अगर आप लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो उसकी टोटल लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक, प्रत्येक टेस्टिस की लंबाई कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेमी। अगर आप इसकी थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो इसकी जो थिकनेस होती है वह 2.5 सेंटीमीटर की होती है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, तो मनुष्य में जो प्रत्येक टेस्टिस होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की। ठीक, अगर इसके वेट की बात करें तो प्रत्येक टेस्टिस का वेट कितना होता है, लगभग 20 to 25 ग्राम्स का होता है। ठीक, और इसके बाहर 2 लेयर पाई जाती है। टेस्टिस कितने लेयर से घिरा होता है, 2 लेयर से। सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनियम। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे आउटर लेयर है, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनियम। सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है, टेस्टिस सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनियम। ठीक, इसके बाद जो इनर लेयर है, इसके अंदर यह संरचना होगी, इसके अंदर जो यह लेयर दिख रही है उसका नाम क्या है, ट्यूनिका। यहां देख रहे हैं सेकंड लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये आपका सेकंड लेयर हो गया। तो इस तरह से वृषण में कितने लेयरिंग होती है, 2 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सेकंड लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है वह आउटर लेयर है और इनर लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक, यार आपका हो गया इसकी लेंथ, इसकी थिकनेस, इसका वेट और इसका आउटर लेयर और इसका इनर लेयर। ठीक, अब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ कुंडलित नलिकाओं का समूह बना हुआ है जिसके बीच बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, प्रत्येक सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स को अलग अलग करता है। यह सेप्टम है और इसके बीच बीच में आप देख रहे हैं कुंडलित नलिकाओं का जो जाल बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस जाल का नाम क्या है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्र जनन नलिका, इसका नाम क्या है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिका। देख रहे हैं यहाँ कुछ में कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ ऐसे से बहुत सारी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देख रही है बीच बीच में, यहाँ यहाँ यहाँ। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका नाम है शुक्र जनन नलिका, यानी यही में जो स्पर्म है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक, जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है यह जो है एक इपिथेलियल सेल से बनी होती है, इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है और उस इपिथेलियल टिश्यूज में 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो आपका सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पूरा कुंडलित नलिकाओं के समूह के रूप में, उसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं क्योंकि एक टिश्यूज है, इपिथेलियल टिश्यू है और उस इपिथेलियल टिश्यू के अंदर 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, यानी जो आपका सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है किससे बना है, एपिथेलियल टिश्यू से। और एपिथेलियल टिश्यू में जो है 2 टाइप्स की सेल्स हैं। फर्स्ट सेल का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स एंड सेकंड सेल्स आपका है नर्स सेल या उसे को हम सर्टोवली सेल्स भी कहते हैं। ठीक, तो 2 तरह की कोशिकाएं हो गई। पहले का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, नरजनन कोशिका कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, नर्स सेल या सर्टोवली सेल्स या सर्टोवली कोशिका। ठीक, अब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है इसी का फंक्शन होता है शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन किस सेल से होता है तो उस सेल्स का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स का नाम है। ठीक,
क्योंकि शुक्रजनन नलिकाओं का मेन फंक्शन क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण होता कहाँ है? स्पर्मेटोगोनियल सेल से। कहाँ होता है? शुक्रजनन नलिकाओं में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इसके बाद जो नर्व सेल या सर्टोवरी सेल्स हैं, यह जब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो शुक्राणुओं को मैच्योर होने के लिए, मैच्योरेशन के लिए प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना इनका मुख्य फंक्शन होता है। तो जो स्पर्म बनता है वह पोषण कहाँ से लेता है? नर्व सेल या सर्टोवरी सेल से लेता है। ठीक, तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोवरी कोशिका का क्या फंक्शन है? सर्टोवरी कोशिका का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ठीक, अब इसके बाद इनके बीच बीच में जो आपका कनेक्टिव टिश्यूज है, इनके बीच बीच में कुछ लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच बीच में कुछ लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। उनका फंक्शन क्या है? पुरुष के नर जनन अंग में निकलने वाले हार्मोन्स, जिसको आप नर हार्मोन्स का, उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो पुरुष में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? टेस्टोस्टेरोन। किस सेल से? लीडिंग सेल से। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बींग्स में लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है, तो लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। लीडिंग सेल्स प्रेजेंट कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ होती है? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल्स का फंक्शन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना। और इस टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन मैं आपको बता दूं क्या होता है कि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है जन्म से संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को संपन्न नहीं करता है। कुछ समय तक वह वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद एक समय क्या होता है, उसका जो है यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है, वह एडल्ट अवस्था में प्रवेश कर जाता है। और जब वह एडल्ट अवस्था में प्रवेश करता है तो टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल से निकलता है और उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में विकास करता है। जो इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसको क्या करता है? ग्रोथ करता है, बढ़ाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होना प्रारंभ हो जाता है तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, वह पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं। अर्थात एक ह्यूमन, एक मनुष्य संतान उत्पन्न करने के लिए शुक्राणु का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट हुआ? लीडिंग सेल से। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंक्रीज करना। ठीक, अब क्या हो रहा है, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यह जा करके रेड टेस्टिस से होकर के कहाँ निकल रहा है? एक कॉमा आकार की संरचना में जा करके निकल रहा है। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर कुछ कुंडली संरचनाएं दिख रही हैं, जहाँ जा करके सभी एक हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेड टेस्टिस कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं। तो सभी प्रकार के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जा करके जहाँ इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं सभी जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेड टेस्टिस कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं। जहाँ पे लगभग 15 से 20 क्वाइल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं? रेड टेस्टिस बनाती हैं। और वे सभी क्वाइल्डेड ट्यूब्यूल्स जा करके ओपन होती हैं कॉमा आकार के स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? एपिडिडर्मिस कहते हैं, आधे वृषण कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका संरचना दिख रहा है कॉमा आकार का, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडिडर्मिस कहते हैं। ठीक, अब एपिडिडर्मिस क्या है? आधे वृषण। आधे वृषण जो है एक कुंडलित नलिकाओं का समूह है, जिसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लगभग 6 सेंटीमीटर कुंडलित नलिकाओं का समूह है। लेकिन जब यह अत्यधिक कुंडलित हो जाती है तो इसकी लंबाई 6 से घट कर कितनी हो जाती है? 4 सेंटीमीटर की हो जाती है। ठीक, तो जो अधिवृषण है यह लगभग 6 सेंटीमीटर कुंडलित नलिकाओं का समूह है। कुंडलित होने पर इसका जो लेंथ होता है वो कितना हो जाता है? 4 सेंटीमीटर का हो जाता है। इसका मैं फंक्शन आपको बता दूं, जो अधिवृषण है, अधिवृषण जाकर कहाँ ओपन हो रहा है? अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को हम
हेड ऑफ एपिडिडर्मिस कहते हैं, मिडल पार्ट को हम बॉडी ऑफ एपिडिडर्मिस कहते हैं, और सबसे लास्ट पार्ट को हम टेल ऑफ एपिडिडर्मिस कहते हैं। इसका मैं फंक्शन आपको बता दूं कि जो रेड टेस्टिस है, वृषण जालिकाएं हैं, वह सेमिफेरस टिगुल्स में बनने वाले शुक्राणुओं को ले जाकर के कहाँ छोड़ देती हैं, एपिडिडर्मिस में छोड़ देती हैं, यानी हेड ऑफ एपिडिडर्मिस में छोड़ देती हैं। इसी के अंदर क्या होता है, हेड से आएगा मिडल से आएगा कहाँ, और टेल में। इसी के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वह अनमेच्योर अवस्था में होते हैं, और आने के बाद उनका जो मेचुरेशन होता है वह कहाँ होता है, एपिडिडर्मिस में होता है, यानी शुक्र जनन नलिकाओं में बनने वाले शुक्राणु वृषण जालिका से होते हुए अधिवृषण में पहुंचते हैं, जहां पे इनका परिपक्वन और क्या होता है, संचय होता है। तो यहाँ पे इनका मेचुरेशन होता है और स्टोर करके रखे जाते हैं। अब यहाँ से निकल करके जो स्पर्म होता है वह पहुंचता है कहाँ, वासा डिफरेंस। याद देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, शुक्र जनन शुक्रवाहिनी। वासा डिफरेंस, इसका नाम क्या है, शुक्रवाहिनी। अब इसका फंक्शन क्या है, यह लगभग 40 सेंटीमीटर की लंबी नलिका होती है, जिसके द्वारा एपिडिडर्मिस से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। अब जो एपिडिडर्मिस है यह स्पर्म को कलेक्ट करके छोड़ देता है कहाँ, वासा डिफरेंस में, और जो वासा डिफरेंस है यह इसको ले जा करके कहाँ छोड़ देता है, आपका जो शुक्राशय है, अब ले जाकर के कहाँ छोड़ देगा, शुक्राशय में। तो यह हो गया आपका टेस्टिस, और यह हो गया एपिडिडर्मिस, यह हो गया आपका वासा डिफरेंस, और इन सबका फंक्शन।